हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द मूट कोड क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है अ बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ, अ बेसिक फैक्ट ऑफ लॉ, अ मॉक कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट इन जनरल एंड अनदर नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट कोर्ट। अ बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ, अब बेसिक फैक्ट ऑफ लॉ, ये आप जानते हो कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि मूट कोई वर्ड नहीं है या फैक्ट भी नहीं है लॉ का। मॉक कोड ऑफ प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट इन जनरल, मॉक कोड होता है एक जो है फॉल्स कोड जिसे हम कहते हैं, वो हर लॉ स्कूल में होता है जिसे प्रैक्टिस कराया जाता है कि स्टूडेंट जो है अग्रूमेंट कर सके, उसको तरीका मालूम हो सके कैसे जो है अग्रूमेंट किया जाता है जज के सामने, ये तरीका सिखाया जाता है। तो इसीलिए मॉक कोड जो है इसको कहते हैं मूट कोड को। तो आप अब जान गए होंगे मूट कोड क्या होता है, तो राइट आंसर आपका सी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द टेम्पररी रिलीज ऑफ द कन्विक्टेड प्रिजनर फ्रॉम अ जेल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ कॉल्ड, एक फिक्स पीरियड के लिए किसी भी जो है कन्विक्टेड दोषी अपराधी को जेल से रिहा किया जाता है अस्थायी रूप से, तो उसे हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके। फर्स्ट है बेल, जिसे हम हिंदी में जमानत कहते हैं। सेकंड है पैरोल, जिसे हम जो है हिंदी में कारावास कहते हैं। थर्ड है एक्विटल, एक्विटल मतलब होता है दोष मुक्त। और डिस्चार्ज फोर्थ ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है मुक्त होना। तो आपका ये ऑप्शन क्या है कि अस्थायी रूप से रिलीज़ किया जा रहा है, तो डैट मीन की जो है इसको जो है टेम्पररी बेल दिया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेल तो दिया जाएगा, लेकिन जो है कौन सा ये कहलाएगा? ये ऑप्शन जमानत पर रिहा होना, दैट मीन पूरी तरह से रिहा होना। एक्विटल दोष मुक्त होना, जैसे उस पर कोई जो है दोषी लगा ना हो। और जो है डिस्चार्ज मतलब पूर्ण रूप से उस पर जो है केस हट गया है, वो मुक्त हो चुका है। आपका राइट आंसर क्या होगा? रिहा, रिहा किया जाना। यानी किसी भी जो है टेम्पररी बेल मिलता है कहीं भी जो है किसी भी दोषी को, तो उसको जो है पैरोल कहते हैं। वो पैरोल पे आपने सुना भी होगा, जनरल वर्ड यूज़ होता है। अगर कोई जेल जाता है उसको कुछ टाइम के लिए घर वालों से मिलने दिया जाता है, फिर वापस जेल में जाता है, तो उसको पैरोल पे कहते हैं, पैरोल पे रिहा हुआ था। पूर्ण हिंदी तो बताते नहीं है। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक लॉ एंड जस्टिस एंड एंथोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस एंड एंथोलॉजी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है मिस्टर सोली सोराबजी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बेस्ट लॉयर इन इंडिया। मिस्टर अरुण शौरी इज़ अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। मिस्टर के वेणुगोपाल इस समय जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और मिस्टर फॉलियस नरीमन इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट जज हैं हमारे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सीटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी फेस्ड विद अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, वो कौन सा जो है फर्स्ट सीटिंग जज था हाई कोर्ट का जिसके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेट किया गया था, फर्स्ट जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वो फेस किया था? चार ऑप्शन है आपके। मिस्टर जस्टिस पी.डी. दिनाकरन, मिस्टर जस्टिस सौमित्र सेन, मिसेस जस्टिस निर्मल यादव, मिसेस जस्टिस नारायण कुरू। तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर आपका जस्टिस निर्मल यादव है। पंजाब एंड हाई कोर्ट की ये जज थी। 2008 में इनको ब्राइब लेते हुए 15 लाख इनके घर पे पकड़ा गया था, जो सीबीआई ने जांच किया और केस बनाया। तो जो है ये केस बना था मिस्टर जस्टिस निर्मल यादव वर्सेज सीबीआई। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और लीडिंग केस है ये कि फर्स्ट सीटिंग जज जिस पे जो है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप राइट आंसर आपका जो है मिस्टर जस्टिस निर्मल यादव, एक लेडी जज थी, ये इन पे केस हुआ था ये। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी विच इलेक्टेड द सेंटर विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में जो कमेटी गठित होती है उसमें कौन मेंबर नहीं होता है? ये क्वेश्चन है आपका। चार ऑप्शन है आपके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ मैं बता दूं कि सीवीसी के कमिश्नर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, यह जांच करता है जो है गवर्नमेंट में करप्शन उसके अंदर है, तो उसकी जांच के लिए बनाया गया है, कमेटी गठित की गई थी। ये वन ऑफ द लीडिंग जो है अपेक्स बॉडी माना जाता है ये इंडिया का। और इसका राइट आंसर आपका जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उस कमेटी में नहीं होता है, जो डिसाइड करता है कि सीवीसी कमिश्नर कौन बनेगा। प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी होता है। महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा कि कौन जो है इलेक्टेड कमेटी में नहीं होता है मेंबर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डेथ सेंटेंसेस कैन बी अवॉर्डेड इन, डेथ सेंटेंस मृत्युदंड कब दिया जा सकता है? चार ऑप्शन है आपके। मर्डर केस ओनली, रेयर केस ओनली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, नन ऑफ द एबव, मतलब मर्डर केस हो तब दिया जाएगा, रेयर केस हो बहुत ही दुर्लभ केस हो तब दिया जाएगा, या रेयरेस्ट टू रेयर केस हो बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ केस हो तब दिया जाएगा, नन ऑफ द एबव, किसी में से नहीं दिया जा सकता है। तो मृत्युदंड कब दिया जाएगा? मृत्युदंड तभी प्रावधान है ये कि रेयरेस्ट टू रेयर केस हो, बहुत ही दुर्लभ केस हो कि जहाँ पे कोई भी जो है उसके अलावा जो है उसको सेंटेंस नहीं किया जा सकता, उसको और कोई अवार्ड नहीं दिया जा सकता सेंटेंस के रिगार्डिंग, तब उसको डेथ की पेनल्टी दी जाती है। तो वन ऑफ द लीडिंग और इम्पॉर्टेंट आपका जो है ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये डेथ सेंटेंसेस कब दिया जाता है? रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट इज,
4 ऑप्शन है आपके। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब अनुबंध के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ़र, सेकंड है इनविटेशन टू ऑफ़र, थर्ड है एडवर्टाइजमेंट एंड डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है एक्सेप्टेंस। ऑफ़र, इनविटेशन टू ऑफ़र, एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या देते हैं, ऑफ़र देते हैं, उसको प्रस्ताव देते हैं कि क्या तुम्हें पसंद है नहीं है। तो याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट एग्रीमेंट का क्या होता है, ऑफ़र होता है। जो एग्रीमेंट बन जाता है जब वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद जो है अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन अ फंडामेंटल राइट बाई। महत्वपूर्ण जो है रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पे कौन लगा सकता है, कौन इम्पोज कर सकता है। तो आपका राइट आंसर है ये पार्लियामेंट लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी अथॉरिटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव को भी अथॉरिटी नहीं है, और एनी ऑफ द अबव तो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज पॉपुलरली नोन एज द विमेंस रिजर्वेशन बिल। कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो है विमेंस रिजर्वेशन बिल के नाम से जाना जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है ये। फर्स्ट है 101, सेकंड है 106, थर्ड है 108 एंड फोर्थ है 102। मैं आपको बता दूं, विमेन रिजर्वेशन बिल में 1/3 सीट रिजर्व करने का लोकसभा में प्रस्ताव दिया गया था, जो अभी भी बिल पेंडिंग है, अभी तक पास नहीं हुआ है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विमेन रिजर्वेशन बिल में क्या दिया गया था। तो 1/3 सीट रिजर्व फॉर अ विमेन इन लोकसभा सीट्स। और आपको यहाँ बता दूं, जो है 101 जो है रिलेटेड था जीएसटी से, 106 रिलेटेड था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया 243 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 108 आपका जो है विमेंस रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड था, जिसमें 1/3 सीट रिजर्वेशन फॉर विमेंस इन लोकसभा। एंड 102 रिलेटेड था आपका जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कब दिया गया था। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो अब इंपॉर्टेंट आपका आंसर अब समझ में आ गया होगा कि आपका जो विमेन रिजर्वेशन बिल कौन सा था। तो 108 आपका राइट आंसर है सी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जुडिशरी इज इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड द ईयर। जुडिशरी न्यायपालिका ने कब किस साल में डिक्लेयर किया था द अवेयरनेस ईयर ऑफ द फीमेल फर्टिसाइड। कन्या भ्रूण के प्रति जागरूकता कब जो है किस ईयर में डिक्लेयर किया गया था। तो आपका राइट आंसर है 2007। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्या भ्रूण के प्रति जागरूकता किस ईयर में पालिका द्वारा डिक्लेयर किया गया था, 2007। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ये। A offered to sell his car to B for of 40,000 and B agreed to buy the car A offering 30,000. The reply of B amount to, मतलब कि A जो है अपनी कार B को बेचना चाहता है 40,000 में, वो ऑफ़र करता है 40,000 रुपये। B जो है तैयार हो जाता है ख़रीदने के लिए, और वो A को ऑफ़र करता है 30,000 रुपीज़ कि मैं 30,000 में ही खरीदूँगा ये कार। तो ये यहाँ पे B द्वारा जो अमाउंट ऑफ़र किया गया है उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ का ऑप्शन है ए ऑफ़र, सेकंड है काउंटर ऑफ़र, थर्ड है इनविटेशन टू एन ऑफ़र एंड डी है स्टैंडिंग ऑफ़र। यू नोट ऑल्सो ऑफ़र कब दिया जाता है, जब वो इनिशियल स्टेटमेंट होता है एग्रीमेंट का, तब दिया जाता है। तो यानी ए वो इनिशियल स्टेटमेंट बी को दे रहा है, तो यहाँ पे वो होगा नहीं। सेकंड है काउंटर ऑफ़र, यहाँ की बदले में जो कोई ऑफ़र दे रहा है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे बी ने बदले में ऑफ़र दिया है, तो राइट आंसर आपका बी होगा, काउंटर ऑफ़र। इनविटेशन टू एन ऑफ़र, यहाँ पे भी ए का ही माना जाएगा, क्योंकि वो ऑफ़र कर रहा है 40,000 में तुम लोगे। तो बी ने जो है दोबारा रिप्लाई करके 30,000 में बोला है, तो इसे हम काउंटर ऑफ़र कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफ़र दैट मीन कि दोनों एग्री हो जाएँ उस ऑफ़र पे, तब जो है स्टैंडिंग ऑफ़र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो है बदले में अगर कोई आप रिप्लाई देते हैं उस ऑफ़र के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो काउंटर ऑफ़र कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज्वाइंटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस इन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था इंडिया में, कब लागू किया गया था। 4 ऑप्शन आपके, 1996, 1985, 1988, 1992। तो राइट आंसर आपका है 1986 में आया था, और नया जो है इसको रिप्लेस करके 2019 में ले आया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसे कहते हैं 2019। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका दिया रहता, 1986 और 2019 दिया रहता, तो यहाँ पे जो है 2019 ही आप टिक करते, क्योंकि जो है वो नया संशोधित आया है 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो याद ध्यान रखिएगा ये। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवर न्यूज़पेपर पब्लिश अ डेफेमेटरी आर्टिकल रिटन बाय ए हु कैन बी सूड। एक न्यूज़पेपर में अगर किसी के प्रति जो है अवमानना का जो है या फिर जो है उसको डिफेमेंट आर्टिकल लिखा जाता है ए के द्वारा, तो
किस पे जो है सूट किया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है डिफेमेटरी आर्टिकल के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके, पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर, प्रिंटर ऑफ द न्यूज़पेपर, मिस्टर ए ओनली, मिस्टर ए प्रिंटर, पब्लिशर एंड एडिटर। तो राइट आंसर आपका क्या है, मिस्टर ए प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर सभी पे मुकदमा चलाया जा सकता है डिफेन आर्टिकल लिखने के लिए। केवल जो है ए दोषी नहीं है, सभी दोषी हैं। प्रिंटर भी दोषी है क्योंकि उससे छपा है, पब्लिशर भी दोषी है क्योंकि वो जानते हुए भी छापा है, और एडिटर भी दोषी है क्योंकि वो देखते हुए भी जो है अप्रूवल दिया है। और मिस्टर ए दोषी तो है ही है क्योंकि उन्होंने ही आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आंसर और बता देता हूँ कि अगर डिफेमेशन पूछता है कि किस जो है सेक्शन के अंतर्गत आता है आईपीसी के, तो आईपीसी के 499 की धारा के अंतर्गत डिफेमेशन आता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल PDF के लिए, पेपर के लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल इनसाइड मंत्रक ज्वाइन कर सकते। थैंक यू।